नमस्कार, स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम आप सब लोगों का आज के इस सत्र में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, पीवाईक्यूज, जो पिछले कई वर्षों में यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में जीएस पेपर 2 यानी जो सीसेट का पेपर होता है उसमें पूछे गए हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में चलना शुरू किया था हम लोगों ने। सबसे पहले 2023 का पीवाईक्यू हम लोगों ने किया था, कल वाले सत्र में 2022 का पीवाईक्यू किया था, और आज के सत्र में हम लोग 2021 के सत्र में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2021 में जो परीक्षा हुई थी, कब हुई थी भैया? 24 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी यूपीपीएससी प्रीलिम्स की। 2021 में कोरोना काल चल रहा था, बड़ी समस्याएं हो गई थी, इसलिए पेपर डिले हुआ था। जैसे इस साल अलग कारणों से पेपर डिले हुआ है कि नहीं? तो इस 2021 के सत्र को आज हम लोग करेंगे। 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी संख्या कितनी थी? 25। ठीक है, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सत्र को। जितने भी लोग क्लास से जुड़ते जा रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम एवरीवन। क्लास को शेयर करना मत भूलना। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन, उसमें भी शैडो का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, समय कब का दिया गया है? सूर्योदय के बाद का। ठीक है, अगर सूर्योदय की चर्चा कर रहा है तो सन की जो कंडीशन होगी वो कहां पर होगी? ईस्ट की ओर। ठीक है, सन कहां पर होगा? ईस्ट की ओर होगा। ठीक है, सन ईस्ट की ओर है। मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरी पीठ आपकी ओर होगी ना। ठीक है, तो सोहन और मोहन एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े, दैट इज अपोजिट खड़े हुए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भैया जब भी सूर्योदय सूर्यास्त इस तरह का क्वेश्चन आ गया, यानी जो क्वेश्चन होगा वो शैडो का क्वेश्चन होगा, तो जो व्यक्तियों को खड़ा किया जाएगा वो कहां खड़ा किया जाएगा? या तो नॉर्थ की ओर या तो साउथ की ओर। ठीक है, क्योंकि शैडो हमेशा लेफ्ट या राइट में पड़ रही होती है प्रश्न के अनुसार। अगर आप ईस्ट या वेस्ट में खड़ा करेंगे तो शैडो या तो आगे या तो पीछे पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हुआ साउथ, ये वेस्ट हुआ, और ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ठीक, कहता है सोहन और मोहन एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, मोहन की छाया कहां पड़ रही है? उसके ठीक बाईं ओर। एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, तो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा होगा और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा होगा, एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। किसको कहां पर खड़ा करना है ये कैसे पता चलता है? जो शैडो की कंडीशन दी जाती है उसके अनुसार उसने कहा कि मोहन की छाया उसके ठीक बाएं, यानी किसके? मोहन की छाया मोहन के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। ठीक, अगर व्यक्ति यहां पर खड़ा होगा, सन की कंडीशन अगर ईस्ट की ओर होगी तो शैडो हमेशा कहां बनेगी? वेस्ट की ओर। ठीक है, अगर सन की कंडीशन वेस्ट की ओर है तो शैडो कहां बनेगी? ईस्ट की ओर बनेगी। ठीक, अब जरा देखिए, अगर मोहन को यहां पर खड़ा करते हैं तो मोहन कहां देख रहा है? उत्तर की ओर। ये मोहन का राइट हो जाएगा और ये मोहन का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। सूर्य की किरणें मोहन पर पड़ेंगी और मोहन की शैडो यहां पर बन जाएगी। ठीक है, उसने क्या कहा कि मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो मोहन उत्तर की ओर देख रहा है और उसकी छाया कहां पड़ रही है? उसके ठीक बाईं। ये क्या है? मोहन का लेफ्ट है कि नहीं है? तो मोहन कहां देख रहा होगा? उत्तर की ओर। अच्छा, मोहन और सोहन एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, तो अगर मोहन उत्तर की ओर देख रहा होगा तो सोहन कहां देखेगा? सोहन देखेगा दक्षिण दिशा की ओर। यहां पर कौन आ गया? मोहन, और नीचे कौन आएगा? सोहन। तो उसने कहा सोहन का मुंह किस दिशा में है? क्या पूछा है? सोहन का मुंह किस दिशा में है? तो सोहन कहां देख रहा है? दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या उसने दी है 60। ठीक है, 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 टी पढ़ते हैं और 26 समाचार पत्र आई। ठीक है, 26 लोग आई समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है,
वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन उसने दिया है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है, ठीक है। थ्योरेटिकल फॉर्म में वेन डायग्राम का क्वेश्चन हमको बताना क्या है भैया, व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी इस पूरे 60 व्यक्तियों की संख्या में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी संख्या कितनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। टोटल व्यक्तियों की संख्या उसने हमको क्या दी है, 60। इन 60 व्यक्तियों में पाया गया है कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 पढ़ते हैं समाचार पत्र टी, 26 पढ़ते हैं समाचार पत्र आई। देखो संख्या 50 से 60 से ज्यादा हो गई ना, 26 26 52 और 25 कितना हो गया, 77, ठीक है। तो यह संख्या ज्यादा हो गई ऑलरेडी, ठीक। फिर कहता है 9 लोग ऐसे हैं जो दोनों एच और आई अखबार पढ़ते हैं, 11 लोग दोनों एच और टी अखबार पढ़ते हैं और 8 लोग दोनों टी और आई अखबार पढ़ते हैं तथा 3 सभी अखबारों को पढ़ते हैं, 3 सभी तीनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका फिगर कैसा बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास समाचार पत्र एच, ये बन गया समाचार पत्र टी और ये बन गया समाचार पत्र आई, ठीक है। तो ये एच हुआ, ये टी हुआ और ये हुआ आई। 3 लोग कैसे हैं जो तीनों समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, तो सबसे बीच में कौन सी संख्या आ गई, 3। ये 3 किसमें, एच में भी कॉमन है, टी में भी कॉमन है, आई में भी कॉमन है, ठीक। एच और आई पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 9 लोग ऐसे हैं ना जो एच और आई अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। तो एच और आई का जो कॉमन एरिया होगा वहां कितने लोगों को बैठा देंगे, 9 लोगों को। देखो ये एच वाला सर्कल है, ये आई वाला सर्कल है, इनका कॉमन एरिया ये है ना, तो 9 लोगों को कहां बैठा दिया, एच और आई वाले में, कि 9 लोग एच और आई अखबार पढ़ते हैं। 11 लोग दोनों एच और टी पढ़ते हैं, तो 11 लोग कौन सा अखबार पढ़ते हैं, एच और टी, तो एच और टी का कॉमन एरिया ये रहा, यहां 11 लोग आ गए, ठीक। फिर 8 लोग टी और आई पढ़ते हैं, तो 8 लोग कौन सा अखबार पढ़ते हैं, टी और आई, तो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये 8 लोग ये अखबार पढ़ते हैं, ठीक। अभी तक अगर केवल अखबार एच वालों की बात करें तो 11 लोग अखबार एच के अंदर हैं, 3 लोग ये भी अखबार एच के अंदर हैं, 9 लोग ये भी अखबार एच के अंदर है, ठीक है। और उसने कहा है कि 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 25 व्यक्ति अखबार एच पढ़ते हैं। 25 में से ये कितना हो गया, 11 9 20 और 3 कितना हो गया, 23 लोग हो गए टोटल। 23 लोग ये हो गए एच में और टोटल 25 लोग हैं जो अखबार एच को पढ़ते हैं। तो यहां और कितने लोगों को रखा जाए, 23 लोग निकल गए तो 2 लोगों को और रखा जाए। तो अखबार एच पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 25, 11 9 20, 3 23 और 2 25 हो गई, ठीक है। फिर 26 लोग हैं जो समाचार पत्र कौन सा पढ़ते हैं, टी। 26 लोग समाचार पत्र टी को पढ़ते हैं। कितने लोग हो गए, 11 और 3 और 8, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, टी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो 11 और 3 14, 14 और 8 कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। 14 और 8 कितना हो गया, 22। और 22 में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 22 लोगों में हमारे पास अखबार टी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 26 लोग हैं, ठीक है। तो 22 लोगों में यहां पर हमारे पास 11 3 14 8 22 लोग निकल गए, तो कितने लोग बचे, 4 लोग बच गए केवल और केवल, ठीक है। 4 लोग बचने के बाद अगर हम चाहते हैं अखबार आई में, तो 26 लोग हैं जो समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 9 3 12 और 8 20, यह कितना बचेगा, यहां पर 6 लोग बचेंगे, ठीक है। क्या ये टोटल मिलाकर के 60 हो रहा है, जरा फटाक से देखते हैं। तो टोटल मिलाकर के संभवतः 60 नहीं हो रहा है। 11 3 14 8 22 और 9 31, तो क्या है, उसने क्या पूछा है, व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। कहां पर कौन सी संख्या गड़बड़ लिखी है, हम्म 25 व्यक्ति समाचार पत्र
पढ़ते हैं। अच्छा, ये वाली संख्या हम लोगों ने गड़बड़ लिख दी। 60 व्यक्तियों के टोटल सर्वेक्षण में चल, एक छोटी सी गलती यहां पर हो गई, दूर से देखे तब समझ नहीं आया पेन कहाँ रख दिए भैया। यार किधर गया पेन? हाँ, ये है। इसमें देखो एक नन्ही सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। वो मिस्टेक कहाँ हुई है अभी आपको बताते हैं, ठीक। क्या मिस्टेक हुई है बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हुआ क्या कि हमारे पास कितने अखबार हैं, एक तो एच है, एक हमारे पास एच है, एक हमारे पास टी है, और एक हमारे पास क्या है, आई। ये एच हुआ, ये आई हुआ, नहीं टी हुआ, और ये क्या हुआ, आई, ठीक। तीनों अखबार पढ़ने वाले कितने लोग थे, 3, ठीक है। तीनों अखबार पढ़ने वाले की संख्या 3 यहां पर हो गई। अब यहां पर एक छोटी सी गलती ये कर दी थी हम लोगों ने कि जब उसने कहा कि कहां गया, 9 लोग अखबार एच और आई पढ़ते हैं। 9 लोग क्या पढ़ते हैं, अखबार एच भी पढ़ते हैं और अखबार आई भी पढ़ते हैं। तो जब 9 लोगों को लिखेंगे भैया, तो ये जो संख्या 3 है ये भी तो एच और आई में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो ये संख्या एच और आई में आ रही कि नहीं आ रही भाई। ये एच वाला सर्कल हो गया हमारे पास और ये आई वाला सर्कल हो गया हमारे पास। एच और आई अखबार मिला करके कितने लोग पढ़ते हैं, 9 लोग, ठीक है। तो 9 में से 3 9 में से 3 लोग तो ऑलरेडी हमको एच और आई में दिख रहे हैं, तो यहां और कितनी संख्या लिखी जाए, 6 लिखी जाए। ऐसे ही 11 लोग कौन सा अखबार पढ़ते हैं, एच और टी वाला, तो 11 में से 3 लोग तो एच और टी में ऑलरेडी हैं, तो 11 में से 3 चले गए, कितने बचे, 8 बचे। और ऐसे ही 8 लोग टी और आई वाला अखबार पढ़ते हैं, तो 8 पढ़ते हैं टी और आई का, तो टी और आई में 3 लोग तो ऑलरेडी चले गए, बचे कितने, 5 लोग, ठीक। अब ये सही डेटा बना, पहले डेटा जल्दबाजी में गलत हो गया, यहां पर 9 लोगों को लिख दिया, यहां पर 11 लोगों को लिख दिया, तो वही डेटा कम हो गया था, ठीक। अच्छा, फिर उसने कहा 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, तो 25 लोग, तो एच में अब एच में 8 3 11 और 6 कितना हो गया, 17 लोग हैं ऑलरेडी कि नहीं है। अगर 17 लोग यहां पर हैं और 25 टोटल संख्या है, तो यहां पर कितने और बचेंगे, 8 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ठीक है। 8 लिखने के बाद जब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा, नेक्स्ट हमारे पास निकल करके आएगा टी वाला। टी पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 26, ठीक है। अगर टी पढ़ने वाले लोग 26 हैं, तो 26 में से अगर यहां पर टी में 8 3 11 5 16 लोग निकल गए, तो कितने बचे, 10। तो यहां पर कितना आ गया, 10 आ गया। और 26 लोग ही कौन लोग पढ़ते हैं, आई समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 6 3 9 और 5 कितना हो गया, 11, ठीक है। तो 11 ये हो गया हमारे पास में, सॉरी 6 3 9 5 14, 14 अगर हमारे पास में ये हो गया, तो अब हमारे पास वहां पर कितने लोग और बच रहे हैं, कितने लोग बचेंगे, तो 26 में से 14 गए तो बचे 12। अब ये 12 हो गए। अब उसने पूछा है जो कि केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी संख्या क्या है, तो अब सिंगल समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या निकाल लो, ये 8 ये 10 और ये 12, ठीक। तो 8 10 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यही 30 क्या आएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, ठीक। पहले यहां पर चूंकि हम लोगों ने 11 लिखा, 9 लिखा और यहां पर 9 लिखा, ठीक, 8 लिखा, तो ये जो केवल एक अखबार पढ़ने वाले व्यक्ति की संख्या थी वो कम हो गई। वही जब निकल करके आ गई संख्या और मैंने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद मैंने देखा कि ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ जो आंसर आ रहा है। जब कोई आंसर ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं है, तो फिर एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखना पड़ा ध्यान से कि आखिरकार कहां गड़बड़ हुई है, ठीक। फिर उसको सही किया गया। खैर चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस हो, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही है, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में कराए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेकिंग से ही करना पड़ेगा, इक्वल सब जगह किनारे पर लगा है, आइए चेक करके देखते हैं। भाग वाला सी कहां पर है, प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, ठीक है।
तो ये माइनस है, माइनस की जगह यदि भाग लगा दें तो ये बनेगा 6/4, 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है, 2 3 6 2/4। और गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ है प्लस, ठीक है, गुणे का अर्थ प्लस, और फिर प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो 2 9 18 भी हो जाए, ठीक। और जरा इसको बना करके देखा जाए भैया, ऑप्शन नंबर ए को जरा चेक करो तो क्या हो जाएगा 18, फिर प्लस का अर्थ गुणा है तो 18 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है भाग, तो भागित कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणे का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस कितना हो जाए 3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 आता है और 2 दूनी 4 आता है, फिर 2 9 कितना होता है 18, ठीक। अब ये कितना हो गया 9 3 27 और प्लस का 2 29, 29 में 3 को यदि माइनस कर दें तो कितना बचेगा 26, यानी LHS इक्वल टू RHS के हो जाएगा, 26 ही चाहिए था, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो इन 5 शब्दों को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करके तीसरे शब्द की ओर पहुंचना है कि तीसरा शब्द कौन सा आएगा। क्वीसी, क्वीन, क्वालिटी, क्वेश्चन और क्वार्टर, ठीक है। क्यू सब में कॉमन है, यू सब में कॉमन है, पहले 2 लेटर सब में कॉमन है, तीसरा लेटर चेक करेंगे ई, ए और ए। तो डिक्शनरी में या अल्फाबेटिकल सीरीज में ए और ई में पहले ए आता है, तो पहले ए वाले लेटर अक्षर को अरेंज करेंगे, यानी पहले क्वालिटी को अरेंज करेंगे और क्वार्टर को। क्वालिटी और क्वार्टर में भी ए कॉमन है, तो अगला लेटर चेक करो, ये एल है और ये है आर, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज एल पहले और आर बाद में आता है, तो सबसे पहले क्वालिटी को अरेंज करेंगे, पहले नंबर पर आएगा, फिर क्वार्टर को अरेंज करेंगे, दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्विजी, क्वीन और क्वेश्चन में क्यू, यू, ई सब जगह कॉमन है, अगला लेटर चेक करो तो ए है, ई है और एस है, तो भैया ए, ई और एस में पहले कौन आता है, ए आता है, यानी तीसरे स्थान पर कौन आएगा क्विजी, कहां लिखा हुआ है बी, ये बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही शब्द है क्या, एनालॉगी का क्वेश्चन है, और एनालॉगी के क्वेश्चन किसमें लेटर सीरीज में पूछा गया है। फिश को CLP के लिखा गया है, तो नोज को क्या लिखा जाएगा, आओ अल्फाबेटिकली चेक करते हैं क्या चल रहा है। F की प्लेस वैल्यू होती है 6, C की होती है 3, F से C माइनस का 3 हो रहा है, I से L 9 से 12 क्या हो रहा है प्लस का 3, S 19, P 16 माइनस का 3 और H 8, K 11 प्लस का 3। अल्फाबेटिकली -3 +3 -3 प्लस का सिनेरियो चल रहा है, ठीक। सेम काम नोज में करेंगे, N -3 कितना हो जाएगा K हो जाएगा, O +3 कितना हो जाएगा R हो जाएगा, तो KR करके किधर लिखा हुआ है, KR करके लिखा हुआ है D में, ठीक। और यही D हमारे प्रश्न का क्या होगा, एकमात्र सही उत्तर, ठीक है। अगला, निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिभुजों की गणना कीजिए और सही उत्तर प्राप्त कीजिए। एक आकृति दी है और इस आकृति में क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है हमको ये पता करना है, तो आइए जरा चेक किया जाए कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल्स आ सकते हैं, ठीक है। उत्तर दोगे इसका, चलो पहले उत्तर दो इसका, 30 सेकंड का समय दिया, उत्तर दो। उत्तर दो, मैं देख रहा हूं। आओ जरा देखा जाए, इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को गिनना है। सबसे पहले ट्रिक लगा लेते हैं, जैसे मैं ये वाला एरिया ले लेता हूं, इस एरिया में कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 1 2, एक ये बड़ा वाला 3, ठीक है। ऐसे ही अगर ये वाला एरिया ले लिया जाए, ये वाला एरिया,
यहां से भी कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 3। ऐसे ही अगर ये वाला एरिया ले लिया जाए, यहां वाला, तो यहां से भी कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 3 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो 3 3 6 और 3 9, 9 ट्रायंगल ये सीधा सीधा आएगा। ठीक है, 9 ट्रायंगल प्लस, अब अगर ट्रिक वाला ही देख ही रहे थे तो भैया एक सीधे सीधे ये भी ले लिया जाए, इसको भी तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ये यार येलो, इसको भी तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ये जो मैं येलो कलर से पेंट कर रहा हूं, इस बड़े वाले ट्रायंगल को भी तो लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है? ये बड़ा वाला ट्रायंगल, अभी तक हमने सेपरेटली इसको काउंट नहीं किया था, और बड़ा वाला अलग से मिलेगा, तो प्लस का 3 हमको यहां से और मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे और कौन कौन से ट्रायंगल हैं जो हमको यहां पर मिलेंगे? ठीक है, और ट्रायंगल्स की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो और कौन कौन से ट्रायंगल मिल सकते हैं, इसको अगर देखा जाए तो जरा ध्यान से देखना भैया, ये भी तो 2 ट्रायंगल सिमेट्रिकल वाले मिलेंगे। एक ये वाला, इसको काउंट कर चुके हो कि नहीं? कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो? बिल्कुल कर चुके हो। अरे भैया, जब आपने ये वाला ट्रायंगल उठाया था, ये वाला ट्रायंगल, तो इसको और बड़े वाले को काउंट किया था ना, तो ये दोनों काउंट हो चुके हैं, गलती से भी इनको काउंट मत करना। ठीक है, अब कौन से बचे? तो अब जरा जो ट्रायंगल बचे में उनको बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, हाँ चलो ये कलर लेते हैं। ठीक है, अब जो ट्रायंगल आपके पास बचे हैं, देखो वो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल नंबर 1। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल नंबर 2, 2 ट्रायंगल ये मिले। ठीक है, 2 के बाद जरा घूम करके आओ, एक ट्रायंगल मिलेगा ये ट्रायंगल नंबर 1, और दूसरा ट्रायंगल नंबर 2, ये 4 ट्रायंगल और मिलेंगे, तो प्लस का 4 और लिख लो। ठीक है, अब जब आप प्लस का 4 लिख लेंगे, तो प्लस का 4 लिखने के बाद कितना हो गया? 9 3 12 और 4 16, कितना ट्रायंगल मिल गया? 16 ट्रायंगल मिल गया। 16 ऑप्शन में कहां है? सी में दिया हुआ है, तो यही 16 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? एकमात्र सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा है। क्या कहा है भैया? उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? आइए इसका सटीक उत्तर पता करते हैं कि इसका सही उत्तर क्या आएगा। ठीक, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। एक व्यक्ति है, इशारा किसकी ओर किया गया है? व्यक्ति की ओर। संकेत करते हुए कहा किसने है? आदमी ने कहा है। और किससे कहा है? महिला से कहा है। क्या कहा है? महिला से। महिला से कहा है कि उसकी मां, ठीक है, इस व्यक्ति की मां, ठीक है, इस व्यक्ति की मां तुम्हारे पिता, यानी उस महिला के पिता, ठीक है, उस महिला के कौन पिता? इस व्यक्ति की मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, इस व्यक्ति की ओर इशारा करके आदमी ने कहा है। किससे कहा है? इस महिला से कहा है। महिला को भी यहीं पर बना लेते हैं। क्या कहा है? कि इस व्यक्ति की माता, इस व्यक्ति की माता तुम्हारे पिता की, इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। ये कौन है? इकलौती पुत्री। तो एक बात बताओ भाई साहब, इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री तो स्वयं यही होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री जो इस व्यक्ति की माता है, वो स्वयं ये महिला होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? ठीक, तब उसने कहा कि महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये महिला कौन है? इस व्यक्ति की माता। ये महिला इस व्यक्ति की माता है। तो प्रश्न का उत्तर कि महिला इस व्यक्ति से माता के तौर पर संबंधित होगी, हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, यदि बीते कल के पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा?
बीते कल के पहले का दिन शनिवार है, तो आज से शुरू करेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे शुरू करते हैं, आज से, ठीक है। तो आज से शुरू करेंगे इसको। ये रहा हमारा आज, टुडे। बीते कल के पहले का दिन, तो आज ये हो गया बीता हुआ कल, और उसके भी पहले का दिन क्या हो गया, परसों। कौन सा दिन है, तो बीते कल के पहले का दिन कौन है, शनिवार, यानी परसों कौन सा दिन था, सैटरडे। तो आज कौन सा दिन रहा होगा, संडे, सॉरी कल बीत गए कल को संडे, तो आज कौन सा दिन रहा होगा, मंडे रहा होगा। तो कहता है आने वाले कल के बाद, यानी द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो अगर आज मंडे है तो कल क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो आने वाला परसों क्या होगा, ठीक है, आने वाला परसों क्या होगा, बुधवार होगा कि नहीं होगा। और यदि बुधवार होगा तो कहां लिखा हुआ है, सी में, बुधवार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन कहता है किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए कि किन्हीं दो संलग्न फलकों के रंग समान ना हो। संलग्न का मतलब पड़ोसी जो फेसेस होते हैं, ठीक है, उनके रंग आपस में समान ना हो। कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता है, ठीक। किसकी चर्चा कर रहा है, घन की, किसी घन की बात कर रहा है। यदि सामान्य तौर पर हम कोई घन लेते हैं तो जैसे जो हमारी डाइस होती है वो भी क्या होती है, एक क्यूब होती है, घन होती है कि नहीं होती है, ठीक। जैसे ये मैंने एक घन बना दिया, ठीक है, एक डाइस, ठीक है। किसी डाइस में टोटल कितने फेसेस होते हैं, तो किसी डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक। अब अगर 6 फेस टोटल होते हैं तो इन 6 फेसेस को इस तरह से कलर करना है कि किन्हीं दो पड़ोसी फेसेस का जो कलर है वो एक समान ना आने पावे, ठीक। तो कैसे कलर करेंगे, जैसे सामने का जो कलर है, ठीक है, फ्रंट का जो कलर है उसी को यदि बैक का कलर कर दिया जाए, ठीक, यानी सामने और पीछे का कलर एक जैसा रखा जाए। फ्रंट और बैक आपस में अपोजिट होंगे ना, अगर ये अपोजिट है, देखो इन 6 फेसेस में एक फेस क्या होता है, दूसरे फेस के अपोजिट, यानी फाइनली 2 फेसेस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और 4 फेसेस क्या होते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, ठीक। तो जो अपोजिट फेसेस हैं यदि उनको सेम कलर से कलर किया जाए तो उनका रंग आपस में कभी भी मैच नहीं करेगा, यानी दो पड़ोसी सतहों का फेस कभी भी एक जैसा नहीं होगा, ठीक। तो फ्रंट और बैक आपस में क्या है, अपोजिट हैं, उनको कलर कर दिया। उसी प्रकार से लेफ्ट वाला फेस, ठीक है, और राइट वाला फेस, इनको अलग से कलर कर दो, ठीक। 2 कलर हो गए। अब बचा क्या आपके पास में, टॉप वाला और बॉटम वाला। तो टॉप को अलग, बॉटम को अलग कलर कर दो। तो कुल मिलाकर के कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी, केवल 3 रंगों की आवश्यकता पड़ेगी, और 3 रंगों में आपका ये पूरा घन रंग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फोर C28B 7B ऐसे करके लिखा हुआ है। सही उत्तर पहचानना है। क्या कर सकते हैं हम लोग भैया, अगर देखा जाए तो 7 और 4 का आपस में गुणा कर दो तो कितना आता है, 28 आता है ना, यानी 7 चौको 28 ये मिल रहा है। 15 और 3 का गुणा करो तो 15 तियां 45 ये मिल रहा है। तो सिमिलर काम यहां पर भी होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, तो यहां 10 आना चाहिए। 10 किधर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 10C। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। 10C इज राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। अच्छा, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन भी पूछा इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत। क्या कहा है, कथन और कारण में कथन दिया है, संचार के लिए चंद्रमा को उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। संचार के लिए चंद्रमा को उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। मून कैन नॉट बी यूज्ड एज सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, ये एक कथन दिया गया है, ठीक। उसके नीचे कारण दिया गया है। क्या है कारण, ये चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता। मून डज नॉट मूव इन द
इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता है चंद्रमा। अब आपको बताना है कि ये जो कथन है ये कथन सही है या गलत है, ये आपको बताना है। ठीक, पहला वाला कथन सही है कि गलत है ये आपको बताना है, जो कारण है वो सही है या गलत है ये आपको बताना है, प्लस ये भी बताना है कि जो नीचे दिया गया कारण है क्या वो ऊपर दिए गए कथन का सही एक्सप्लेनेशन है अथवा नहीं। ठीक, तो चेक करते हैं पहला कथन सही है कि नहीं सही है। ये जीएस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में उसने जीएस का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है कि संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए चंद्रमा को उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। हम चंद्रमा को, जो कि पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है, ठीक है, सिंगल, पृथ्वी का अपना खुद का इकलौता उपग्रह कौन है, चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा जो कि पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है उसको हम संचार के लिए उपग्रह के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये सत्य है। तो कथन क्या है, सही है। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के भूमध्यरेखीय सतह में गतिमान नहीं होता। चंद्रमा पृथ्वी के इक्वेटोरियल प्लेन में गतिमान नहीं होता है, जबकि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर छोड़े गए हैं, पृथ्वी के बाहर सौर मंडल में छोड़े गए हैं, तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको पृथ्वी से दूर इतनी दूरी पर स्थित किया जाता है कि पृथ्वी के किसी भी हिस्से से देखने पर वो हमको एक समान गति से घूमते हुए नजर आते हैं। ठीक, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय रेखा पर वो गतिशील नहीं होता है, गतिमान नहीं होता है, और चूंकि वो गतिमान नहीं होता इसलिए हम चंद्रमा को उपग्रह की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। सेकेंड वाला जो कारण दिया गया है वो भी क्या है, एकदम सही कारण है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इस पर्टिकुलर कथन के लिए जो व्याख्या की गई है कारण में वो भी क्या है, सही है। तो ऐसा कहां लिखा हुआ है, दोनों ए तथा आर सत्य हैं, रीजन और असर्शन दोनों सत्य हैं, तथा रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। यही ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से। क्या, बहुत बार ये क्वेश्चन खींचा है, घसीटा है, बहुत बार रगड़ा है इसको रेगुलर क्लासेस में, है कि नहीं। क्या कहता है, क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए। क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए। दैट मीन्स कि एक बड़ा कोई महानगर है, जैसे मुंबई में बेस्ट की बसेस चलती हैं। ठीक है, मुंबई में क्या चलती हैं, बेस्ट की बसेस चलती है ना। ठीक, तो जैसे मुंबई शहर है, तो मुंबई शहर में ये आदेश पारित कर दिया जाए कि मुंबई शहर में अब केवल बेस्ट की ही बसेस चलेंगी, यातायात के लिए, यातायात व्यवस्था के लिए कोई और कंपनी कोई भी प्रकार का वाहन नहीं चला सकती, केवल और केवल बेस्ट की बसेस ही चलेंगी। तो आप बताइए क्या यह निर्णय उचित होगा। और जो पहला तर्क दिया है भाई साहब ने कि हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा। भैया नहीं करना है अंत, ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जब ये प्रतिस्पर्धा होगी तभी तो ग्राहकों का फायदा होगा, यातायात करने वालों का, कम्यूटर्स का फायदा होगा। मान लीजिए आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि आप इसी बस से यात्रा कर सकते हैं, वरना पैदल टहलिए, 11 नंबर की बस पकड़िए। ठीक, तो अब वो जितना किराया मांगेगा उतना किराया आपको देना पड़ेगा। आप उसकी सर्विस के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते, जैसी सर्विस आपको मिलेगी वैसी सर्विस आपको लेनी पड़ेगी। ठीक, पर यदि आपके पास ऑप्शन है कि दूसरी भी एक कंपनी की बस है जो उस रूट पर जाती है जहां पर आपको जाना है, अगर सामने वाला व्यक्ति ज्यादा किराया ले रहा होगा तो आप उसकी बस में नहीं बैठेंगे, सर्विस अच्छी नहीं दे रहा होगा तो आप उसकी बस में नहीं बैठेंगे। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ये तो ग्राहकों के हित में है। तो पहली बात जो उन्होंने कही कि नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा, ये पूरी तरह से गलत है। ठीक, फिर कहता है नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए। वही बात जो मैं आपको बता रहा था
कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, जो यात्री हैं उनके पास मल्टीपल चॉइस होनी चाहिए कि वो किस वाहन से, किस यातायात व्यवस्था से यात्रा करना चाहते हैं, किससे नहीं। तो सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत, तर्क दो सकते हैं, बी इज राइट आंसर। ठीक है। असंगत को चुने, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी, इनमें से अलग क्या है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, और 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे बनाया जाता है। ठीक, और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 14 नवंबर कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं, 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन हुआ था, उसी को बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, पर कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं है। तो 15, 26 और 26 क्या है? राष्ट्रीय दिवस है, जबकि 14 राष्ट्रीय दिवस नहीं है। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसका क्वेश्चन है? लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना। आओ जरा करते हैं, क्या क्या दिया गया है? छाती, ललाट, ललाट यानी ये माथा, ठीक है, पेट, कान, पैर और ठोड़ी, ठोड़ी मतलब ये ठुड्डी बोलते ना जिसको, ये। तो सही क्रम में अगर अरेंज करेंगे इसको तो क्या आएगा? सबसे पहले भैया क्या आता है? माथा आता है। ठीक है, माथा के बाद अगर हम चलते हैं ठुड्डी, लेकिन बीच में कान आ जाते हैं, तो माथे, फिर कान और फिर ठुड्डी पर। तो पहले ललाट, फिर कान और फिर ठुड्डी, यानी 2, 4, 6। तो पहले 2 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर 6 होना चाहिए। 2, 4, 6 से क्या शुरू है? ऑप्शन नंबर बी, बस यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद छाती आएगा, पेट आएगा, पैर आएगा, यानी 1, 3 और 5। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, बढ़िया मतलब बहुत ही आसान था। क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, प्रोफेशनल नामक एक शब्द दिया गया है। इस शब्द में जो अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं उनमें से उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करते हुए इनमें से कौन सा शब्द नहीं बना सकते? फाइनल बना सकते हैं, पैशन बना सकते हैं, नॉर्मल बना सकते हैं क्या? नहीं, प्रोफेशनल में कहीं पर भी एम नहीं है, प्रोफेशनल में कहीं पर एम लेटर नहीं, तो नॉर्मल वाला शब्द नहीं बनेगा। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है? क्वेश्चन आ गया हमारे पास में किस टॉपिक का? सिलोगिज्म। ठीक है, आइए सिलोगिज्म के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है भैया? 3 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन है। कुछ फूल क्या, कुछ फल क्या है? फूल है। तो कुछ फल क्या है? फूल है। फल और फूल दोनों फा से शुरू है, इसलिए पूरा नाम लिखना ज्यादा आवश्यक है, वरना कंफ्यूज करेगा। कुछ फल क्या है? फूल है। कोई फूल नाव नहीं है और सभी नाव क्या है? नदी। कोई भी फूल जो है वो नाव नहीं है और सभी नाव क्या है? नदी है। जितनी भी नाव है वे सारी की सारी नदी हैं। ये इसका फिगर बनेगा। कुछ फल क्या है? फूल है। कोई फूल नाव नहीं है और सभी नाव क्या है? नदी है। ठीक, पहला कंक्लूजन क्या पूछा उसने? कहता है कुछ फल नदी है। कुछ फल क्या है? नदी। देखो ये फल वाला सर्कल है और ये नदी वाला सर्कल है। फल का नदी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो कुछ फल नदी हैं अथवा नहीं बता सकते, डाउटफुल केस है। ठीक है, फिर कहता है कुछ नदियां नावें हैं। ठीक है, तो जरा देखो नदी का नाव से संबंध, नदी से नाव की ओर जाएंगे तो बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? यदि बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो तो ऑल वाला डाउटफुल, लेकिन सम वाला सही। उसने क्या पूछा है? कुछ यानी कि सम, तो सम का केस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकेंड वाला कंक्लूजन सही है। फिर कहता है कुछ नदियां फल हैं। अगेन नदी का फल से क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? फिर से नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे लिए डाउटफुल केस हो जाएगा। फिर कहता है कुछ फूल फल हैं, तो भैया दिख रहा है कि कुछ फूल क्या हैं? फल हैं। फूल और फल के बीच में सम का रिलेशन है, ये भी क्या हो जाएगा? सही। यानी दूसरा और चौथा सही है। क्या पहले और तीसरे में आइदर बनेगा? नहीं, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं, तो ये भी गलत और ये भी गलत।
केवल दूसरा और चौथा सही है, सी इज राइट आंसर। ठीक, यदि किसी कूट भाषा में पेंट को 7 4 1 2 8 और एक्सेल को 9 3 5 9 6, तो उसी कूट में एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा जानना चाहता है। आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, पेंट का कोड दिया गया है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, सबको जोड़ दें तो 6 + 1 7 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 से 4, आई की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू 8 ना, बिल्कुल नहीं। यहां पर अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू का योग नहीं चल रहा है, प्लेस वैल्यू का खेल बिल्कुल नहीं चल रहा है, यहां कॉमन का कुछ खेल चल रहा होगा। पेंट PAINT और एक्सेल 9 3 5 9 6, एक्सेप्ट क्या दोनों को मिला करके एक्सेप्ट बन सकता है? ए इधर मिलेगा, सी और ई उधर मिलेगा, पी और टी, हाँ ठीक, कॉमन वाला खेल चल रहा है। यहां पर देखो पेंट का कोड क्या है, पी का कोड 7 है, ए का 4 है, आई का 1, एन का 2 और टी का 8, ऐसे ही ई का 9, एक्स का 3, ऐसे करके लिखा है। अगर एक्सेप्ट का कोड पता करना है तो कैसे होगा? ए का कोड भाई साहब क्या है 4, तो ए के लिए 4 लिख दिया। सी का कोड क्या आएगा? तो सी का कोड 5 है, तो 5 और 5। ई का कोड क्या आएगा 9, तो 9 हो गया। 4 5 5 9 करके एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे किसको? पी को लिखेंगे 7 और टी को लिखेंगे 8। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। ठीक, अगला, ड्यूमा का संबंध रूस से उसी प्रकार है जिस प्रकार सोरा का संबंध है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा था 2021 की परीक्षा में। जीएस जो लोग पढ़ते हैं शायद लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, पर मुझे लगता नहीं कि जीएस वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। ठीक है, जैसे ड्यूमा का संबंध रूस से क्या है और सोरा का संबंध किससे होगा? तो ड्यूमा रूस की संसद को कहते हैं। ठीक है, रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ठीक है, रूस की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। ठीक, उसी तरह से सोरा कहां की संसद है? सोरा संसद है कहां की? अफगानिस्तान की। ठीक है, तो ड्यूमा रूस की संसद को बोला जाता है और सोरा अफगानिस्तान की संसद को बोला जाता है। ठीक, यदि टैलेंट का कोड ये है तो सर्च का कोड क्या होगा? कैसे निकाल सकते हैं? T से X अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू 20 से 24 प्लस का 4, A से E 1 से 5 प्लस का 4, 12 से 16, 5 से 9, 14 से 18, सब जगह क्या चल रहा है? प्लस का 4 चल रहा है। बेहद आसान क्वेश्चन, प्लस का 4। तो सर्च में प्लस का 4 करेंगे, 19 4 23, W होता है, 5 4 9, I होता है, WI करके एक ही ऑप्शन दिया गया है, WI करके एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला, 7 खंभे PQ RS TU और V इस प्रकार से लगाए गए हैं कि अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है। अच्छा, पहले 2 खंभों P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है। ठीक, पहले खंभे P तथा अंतिम खंभे V के बीच कितनी दूरी है, ऐसा वो जानना चाहता है। आओ जरा देखा जाए क्या है। ठीक भैया, हमारे पास 7 खंभे हैं PQRS TV करके, और इस प्रकार से लगाए गए कि अगले 2 खंभे के बीच दूरी 1 मीटर कम होती है। पहले 2 खंभे P और Q के बीच की दूरी 10 है, तो PQRS TU और V। ठीक, अब P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 10। फिर जब अगले खंभे की ओर चलेंगे तो दूरी 1 मीटर कम होती जाती है, यानी ये 9 होगी, फिर ये 8 7 6 और 5। भैया इनको उठा करके जोड़ना है केवल, है ना? 5 से लेकर के 10 तक आपको क्या करना है? P और V के बीच उसने पूछा ना कि P और अंतिम खंभे V के बीच कितनी दूरी आएगी, तो सबको उठा करके जोड़ लो। ठीक है, 45 आ जाएगा, सीधे सीधे नजर आ रहा है।
ठीक। हाँ देखो क्या चल रहा है, 10 9 19 8 27 7 34 6 40 और 5 45, सबको उठा करके जोड़ लो, कितना आ गया 45। तो P और साथ ही साथ अंतिम खंबे के बीच की जो दूरी आएगी वो 45 मीटर आएगी। ठीक है, पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए, अलग कौन सा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। अपराध, दंड, निर्णय, वकालत, उद्यम, सफलता, व्यायाम, स्वास्थ्य। सही उत्तर क्या आएगा? यदि आप अपराध करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, सही है। अपराध और दंड का आपस में संबंध होता है ना, यदि कोई अपराध करेगा तो उसको दंड मिलेगा। निर्णय करेंगे तो वकालत मिलेगी। जजमेंट से एडवोकेसी, ये कुछ नहीं जम रहा है। उद्यम यानी एंटरप्राइज करेंगे तो सफलता मिलेगी, यानी अगर आप कोई बिजनेस करेंगे, अब यहां पर आप कह सकते हैं सर ऐसा निश्चित कैसे बोल सकते हैं कि बिजनेस करेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, हो सकता है बिजनेस हमारा फेल हो जाए, पर यहाँ जो तर्क है वो ये है कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, पहला किया नहीं सफल हुए, दूसरा किया नहीं सफल हुए, पर आपको बिजनेस ही करना है, तो कोई बिजनेस आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें आप सफल हो जाएंगे। ठीक, तो जैसे अपराध करने के लिए दंड मिलता है, वैसे उद्यम करने पर यानी बिजनेस करने पर, इंटरप्राइज खोलने पर क्या मिलती है? सफलता मिलती है। व्यायाम करने से क्या मिलता है? स्वास्थ्य मिलता है। व्यायाम करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो अपराध करने से दंड, उद्यम से सफलता, व्यायाम से स्वास्थ्य मिलता है, लेकिन निर्णय से वकालत नहीं मिलती। यही क्या होगा? अलग हो जाएगा। जजमेंट से न्याय मिलता है। ठीक है, यानी इसका सही जो संबंध होना चाहिए क्या, कि निर्णय से क्या मिलता है? न्याय। जब जज साहब वकालत, जब जज साहब क्या करते हैं? फैसला सुना देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? न्याय मिलता है। ठीक, तो निर्णय से वकालत मिलती है, सॉरी निर्णय से न्याय मिलता है, वकालत नहीं। ठीक, आइए निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। 7 28 63 124। भैया बहुत आसान। ठीक है, संख्या जैसे ही पड़ी वैसे नजर आ गया कि क्यूब का खेल चल रहा है। ठीक, कैसा क्यूब का खेल चल रहा है? गलत संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, और देखिएगा चल क्या रहा है। ये 7 2 का क्यूब माइनस का 1, 8 माइनस 1 7 होता है। 28 63 को देखो सीधा आप, 63 क्या होता है? 4 का क्यूब। ठीक है, 63 4 का क्यूब माइनस का 1, 64 माइनस 1 63, 5 का क्यूब माइनस 1 124, 6 का क्यूब माइनस 1 215। लेकिन ये 28 क्या लिखा है? ये लिखा है 3 का क्यूब और प्लस का 1 27 प्लस 1। हर जगह क्यूब माइनस 1 चल रहा है, 28 में क्यूब प्लस 1 हो गया, तो यही 28 क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्या कहता है भाई? How many numbers from 1 to 100 are there, each of which is not only exactly divisible by 4 but also has 4 as a digit? Okay. 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना केवल 4 से पूर्णतया विभाजित हों, यानी वो संख्याएं क्या होनी चाहिए? 4 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए, अपितु उनमें 4 का अंक भी होना चाहिए। ठीक, तो ऐसी सभी संख्याएं 1 से लेकर के 100 तक जिनमें 4 का अंक आता हो, वो कौन कौन सी हैं? 4 14 24 34 44 ऐसे करके 94 तक होंगी कि नहीं होंगी? लेकिन उसने कहा है कि 4 का अंक ही केवल ना आता हो, 4 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। अब क्या 14 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 34 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 94 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें 4 भी आता हो और वो 4 से डिविजिबल भी हो। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी मिल जाएंगी हमको? ऐसी संख्याएं हमको मिलेंगी भैया 4 24 44। ठीक है, 44 के साथ साथ आगे बढ़ोगे तो 40 वाली रो में समझना, 40 वाली रो में क्या क्या मिलेगा? ठीक है, 40 वाली रो में आपको 41 मिलेगा, 42 मिलेगा, डिविजिबल नहीं है। 43 नहीं, 44 डिविजिबल है। ठीक है, 44 के बाद 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 डिविजिबल है, 48 डिविजिबल है। ठीक है, 48 के बाद 49 नहीं होगा,
50 नहीं होगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ोगे तो आगे 50 वाली रो में क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें 4 हो लेकिन डिविजिबल भी हो? 54 डिविजिबल नहीं होती, 64 डिविजिबल होता है। 64 डिविजिबल होता है 4 से, होता है कि नहीं होता? ठीक, 4 एकम 4, 4 से 24। 64 के बाद 74 होता है क्या? नहीं होता। 84 होता है, 84 होता है। ठीक है, कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये 6 इसका उत्तर है सही? नहीं, एक संख्या बची कहां? 44 के जस्ट पहले 40, ये भी तो बची। 40 में भी 4 आता है और 4 से डिविजिबल है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी हमारे पास में 7 संख्याएं होगी, 3 3 6 और 1 7, जो 4 से डिविजिबल भी हैं और उनमें एक अंक 4 का भी है। ठीक, संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विषम है। अगेन क्या पता करना है? अलग पता करना है। 14 12 28 6 34 6 42 4, अंतर तो होगा नहीं। डिवाइड करें तो भी दोनों संख्या एक साथ नहीं कटेंगी। मल्टीप्लाई करके देखा जाए, 14 इंटू 12, 14 द्याम 140 और 14 दूनी 28। मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा? 14 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करो तो 168, 28 6 20 छक्का 120, 8 48, ये भी कितना मिलेगा? 168, 180 और 6 चौको 24, ये तो 204 हो जाएगा। और ये 4 चौक 16, 160, 4 दूनी 8, भैया ये भी मिलेगा 168, लेकिन ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा हमको 204। तो अलग कौन सा? यही 204 अलग हो जाएगा। पहली और दूसरी संख्या का मल्टीपल 168 आ रहा है, लेकिन सी में ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है? व्हाट डज दिस मीन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नंबर ऑफ द सीरीज? अच्छा ठीक है, क्या पूछ रहा है देखो जरा। एक ये श्रृंखला दी गई है और हमसे कह रहा है कि श्रृंखला ऐसे चल रही है, 1 8 27 64 125 क्यूब की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, ये श्रृंखला यदि ऐसे ही निरंतर चलती जाए तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं बनेगा, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। तो जो क्यूब नहीं होगा वही नहीं बनेगा। 1 2 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अगला 6 का क्यूब होना चाहिए। ये 256 6 का क्यूब नहीं होता, 216 होता है 6 का क्यूब, ये हमारा उत्तर होगा। 512 8 का क्यूब, 729 9 का क्यूब, 1000 10 का क्यूब, ये सारी क्यूब की संख्या है। लेकिन 256 क्या है? 16 का स्क्वायर है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था वर्ष 2021 का आपका सेट, और वर्ष 2021 के इस सेट को यहीं पर करते हैं खत्म। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि ये क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है। इस क्लास में जितने क्वेश्चन हुए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं प्रीवियस ईयर के, और कल के सत्र में जब मुलाकात करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे 2020 के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए, तो इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबसे एक निवेदन है कि इस क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आप जहां कहीं भी शेयर कर सकते हैं इस क्लास को जरूर शेयर करें। ठीक है, कमेंट करना मत भूलें कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी की सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप से। रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप का डाउनलोड लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आप उसमें अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू वाली क्लास को देख सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी क्लास है। ठीक है, वो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए भी जो लिंक है वो क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए, और वहां पर आप अपने डाउट्स को भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, आज के इस सत्र को यहीं पर करेंगे समाप्त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। अपना अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। फिर से मुलाकात करेंगे आप लोगों से, तब तक ले थैंक यू सो मच। खूब खुश रहो भैया।